हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? क्या हाल चाल है? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों को? उम्मीद है सभी बच्चे ऑनलाइन वीडियोस अच्छे से पढ़ रहे होंगे और रेगुलर क्लासेस अपने अटेंड कर रहे होंगे। आज बेटा हम लोग रेडियो धर्मिता चैप्टर में ही अपने लेक्चर नंबर 2 में हैं। ओके, और आज बच्चों हम जानेंगे अर्ध आयु काल क्या होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों का अर्ध आयु काल क्या होता है, यानी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड। बेटा अर्ध आयु काल क्या है? वह समय अंतराल जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल कहलाता है। राइट, यानी वह समय अंतराल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल कहलाता है। जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं सभी पदार्थों का अर्ध आयु काल कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है। जैसे एज एग्जांपल मान लीजिए कार्बन को ले लेते हैं। अब कार्बन का अर्ध आयु काल 5568 वर्ष है, तो फिर कार्बन का अर्ध आयु काल हमेशा 5568 वर्ष ही रहेगा। इसका मतलब है कि कार्बन अपनी मूल मात्रा का आधा 5568 वर्ष में होगा। चाहे 100 ग्राम कार्बन हो, चाहे 1 ग्राम कार्बन हो। 100 ग्राम से 50 ग्राम भी वो 5568 वर्ष में ही होगा, और 1 ग्राम से आधा ग्राम भी वो 5568 वर्ष में ही होगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो अर्ध आयु काल होता है, हाफ लाइफ पीरियड होता है, वह उसकी प्रारंभिक मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है कि उसकी इनिशियल मात्रा क्या थी। क्लियर? अक्सर कर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि अगर 2 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ घटकर 5 दिनों में आधा होता है, तो आधा ग्राम कितने दिनों में घटकर आधा होगा? तो वो भी उतने ही दिनों में घटकर आधा होगा। क्लियर? फिजिक्स में अर्ध आयु काल को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इसको हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, तो हम लोग यहां पर भी अर्ध आयु काल को टी हाफ से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा अर्ध आयु काल क्या होता है? सारे बच्चों को समझ में आ गया। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? क्लियर? वह समयांतराल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल कहलाता है, हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। इज इट राइट? अब हम लोग जानेंगे अर्ध आयु काल और क्षय नियतांक में संबंध। अर्ध आयु काल तथा क्षय नियतांक में संबंध। क्षय नियतांक में संबंध। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अर्ध आयु काल और क्षय नियतांक में क्या संबंध है? हमने माना बेटा कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसकी प्रारंभिक मात्रा N0 है, यानी प्रारंभ में उसमें परमाणुओं की संख्या N0 है। क्लियर? तो स्मॉल टी समय बाद जो शेष परमाणुओं की संख्या होगी वो n बराबर N0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। किसके नियम से? रदरफोर्ड और सोडी के नियम से। n बराबर N0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब अगर बेटा इसका एक अर्धायु काल बीत गया, जिस तत्व को मैंने प्रारंभ की मात्रा जिसकी N0 मानी है, अगर उसका एक हाफ लाइफ पीरियड हो गया तो वह घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा।
यानी अगर स्मॉल टी जो है वो टी हाफ हो गया, यानी एक हाफ लाइफ पीरियड बीत गया, तो जो शेष संख्या है वो प्रारंभिक संख्या की कितनी हो जाएगी? आधी। दैट इज n0/2। जब हम लोग यहां पर n0/2 लिखेंगे तो n0/2 इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा, और t का मान क्या लिखेंगे? टी हाफ। n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ, या 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? e की पावर लैम्डा इंटू टी हाफ। माइनस साइन में चेंज हो जाएगा प्लस में, क्योंकि रेसिप्रोकल हो पलट गया फंक्शन। अब अगर हम इस एक्सपोनेंशियल को घटा दें तो धनावर्धन लग जाएगा, यानी लघुगणक लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? log 2 बेस e इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू टी हाफ। क्लियर? तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा log 2 बेस e अपॉन टी हाफ। ये लैम्डा 6 लेतांक कहलाता है और टी हाफ अर्धायुकाल कहलाता है। तो ये अर्धायुकाल और 6 लेतांक में संबंध आ गया। चलिए, log 2 का बेस e के मान 0.6931 अपॉन टी हाफ भी लिख सकते हैं। log 2 का बेस 10 पे जो मान होता है वो 0.3010 होता है। चलिए, और log 2 का बेस e पे जो मान होता है वो 0.6931। अगर हम चाहें तो इससे टी हाफ का मान भी निकाल लें, तो टी हाफ बराबर 0.6931 अपॉन लैम्डा। क्या बच्चों सभी को अर्धायुकाल और 6 लेतांक में संबंध क्लियर हो गया? समझ आ गया सबको? सारे बच्चे 1 मिनट के लिए अपने वीडियो को ब्रेक करेंगे और इसको नोट करेंगे। इज इट राइट? सारे स्टूडेंट को क्लियर है? अब आइए बेटा, इसके बाद हम लोग जानते हैं रेडियो एक्टिव सक्रियता। रेडियो एक्टिव सक्रियता, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। रेडियो एक्टिव सक्रियता। रेडियो एक्टिव सक्रियता किसे कहते हैं? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उसकी रेडियो एक्टिव सक्रियता कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिव सक्रियता। इसको हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता यानी कैपिटल R कैपिटल N के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जिस टाइम पीरियड पर आप सक्रियता निकालेंगे उस समय उसके कितने परमाणु शेष हैं, इन पर इसकी डिपेंडेंसी होती है। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता कैपिटल R उसके उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए, अब बेटा जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ की प्रारंभ में जो मात्रा थी, प्रारंभ में जो उसमें परमाणुओं की संख्या थी वो n0 थी। माना प्रारंभ में रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या n0, तो एक अर्धायुकाल बीत जाने के बाद, एक अर्धायुकाल बीत जाने के बाद ये संख्या कितनी हो जाएगी? आधी। तो एक अर्धायुकाल के बाद, एक अर्धायुकाल के बाद
जो शेष संख्या होगी कैपिटल एन, ये शेष मात्रा है परमाणु की, ये प्रारंभिक की आधी हो जाएगी, यानी n0/2 हो जाएगी। कंफर्म? अगर हम चाहें बेटा तो इसको n0 1/2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। n बराबर n0 1/2 की पावर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इस समय जो मेरे पास संख्या है वो n0/2 है। अब अगर एक हाफ लाइफ पीरियड और बीत जाए, 2 अर्धानुपात हो जाए, तो जो शेष संख्या होगी वो n0/4 हो जाएगी, इसका भी आधा हो जाएगी, यानी आधे का भी आधा हो जाएगी। और अगर ये n0/4 हो जाएगी तो इसको हम n0 1/2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? और बेटा अगर एक अर्धानुपात और बीत जाए, यानी 3 अर्धानुपात बीत जाए, तो ये संख्या इसकी भी आधी हो जाएगी, यानी n0 बराबर n बराबर n0/8 हो जाएगी, या बेटा ये हो जाएगी n0 1/2 की होल पावर 3। यानी हर अर्धायुकाल बीत जाने के बाद ये संख्या आधी होती चली जा रही है। एक अर्धायुकाल बीत जाने के बाद पावर 1 हो गई, 2 अर्धायुकाल बीत जाने के बाद पावर 2 हो गई, 3 के बाद 3 हो गई, तो n अर्धायुकाल बीत जाने के बाद कितनी हो जाएगी? n अर्धायुकाल बीत जाने के बाद ये संख्या n0 1/2 की होल पावर स्मॉल n। बात समझ में आई? तो n शेष परमाणुओं की संख्या, n0 प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या, स्मॉल n अर्धायुकालों की संख्या, अर्धआयुकालों की संख्या। बात समझ में? अब चूंकि कैपिटल आप किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के, तो इसी आधार पर हम इस सूत्र को अगर रेडियो एक्टिव सक्रियता के पदों में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं R बराबर R0 1/2 की होल पावर स्मॉल n, क्योंकि जो संबंध n के साथ चलेगा वही संबंध r के साथ चलेगा। बात समझ में है कि नहीं? तो रेडियो एक्टिव सक्रियता के फॉर्म में अगर इस रिलेशन को निकालना हो तो भी हम इसको लिख सकते हैं R बराबर R0 1/2 की होल पावर स्मॉल n। क्या बच्चों सबको समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अब हम एक ग्राफ आपको बताएं, पहले इसको सभी लोग नोट कर लें, फिर अगला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। नोट हो गया सबका बेटा? तो अब अगर बच्चों हम एक ग्राफ ड्रा करें, एक ग्राफ ड्रा करें, देखिए जरा ध्यान से, ये y अक्ष है और ये x अक्ष, इस पर हम दिखा रहे हैं शेष बचे परमाणुओं की संख्या, और इस पर दिखा रहे हैं समय, टाइम। अगर किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने के समय को x अक्ष पे दिखाया जाए और उसके शेष बचे परमाणुओं की संख्या को y अक्ष पे दिखाया जाए, तो इनके बीच ये ग्राफ बनता है। क्लियर? अब सबसे पहले प्रारंभ में मान लीजिए जो परमाणुओं की संख्या थी प्रारंभ में वो n0 थी। कितनी थी? n0, राइट? तो इस जगह पर संख्या कितनी थी? n0, ये प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या। अब अगर एक अर्धायुकाल बीत गया, ये मान लीजिए समय है हमारा t½ हो गया, एक अर्धायुकाल बीत गया, तो एक अर्धायुकाल के बाद जो शेष परमाणुओं की संख्या है वो प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या की आधी हो जाएगी, दैट इज n0/2 हो जाएगी। और बेटा अगर एक अर्धायुकाल और बीत गया, यानी 2 अर्धायुकाल बीत गए, 2t², तो ये संख्या n0/4 हो गई। और अगर एक अर्धायुकाल और बीत गया, यानी 3t½ हो गया, तो ये संख्या
n0/8। बात समझ में? इस प्रकार से जैसे जैसे अर्धायुग्माल गिरते जा रहे हैं वैसे वैसे शेष परमाणुओं की संख्या आधी होती चली जा रही है। तो ये बेटा बोर्ड पेपर में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत आता है ग्राफ बनाने को। सारे बच्चे इस ग्राफ को अच्छे से समझ लें। कोई डाउट, अगर डाउट हो तो फिर से समझ लें इसको अच्छे से, वीडियो को रोक के। अब अगर बेटा इसके बाद इस ग्राफ को आप यहां से देखिए तो आगे जाने पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस के समांतर हो जाता है, यानी पैरेलल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के जो क्षय होने का समय है वो अप टू इनफाइनाइट है, राइट। ऐसा नहीं होगा कि 0 हो गया, 1 हो जाएगा, फिर 1 का आधा 1/4 हो जाएगा, फिर उसका आधा 1/4 हो जाएगा। यानी ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता है। तो ये किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के शेष परमाणुओं की संख्या और उसके डिसइंटीग्रेट होने के समय के बीच ग्राफ हो गया। कोई समस्या समझ में आ सकता है? बोलो। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक। रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक क्या होता है बेटा? रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। ये वैज्ञानिक के नाम के मात्रक है। इसकी जो यूनिट है वो क्यूरी होती है, राइट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है और एक क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻10 विघटन पर सेकंड होता है। एक क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻10 विघटन पर सेकंड होता है। क्लियर? अगर एक क्यूरी की परिभाषा करें, एक क्यूरी की परिभाषा, तो एक क्यूरी की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड है तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता एक क्यूरी कहलाती है। परिभाषा में फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड हो रहे हैं तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता एक क्यूरी कहलाती है, 1 क्यूरी कहलाती है। दैट इज 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया बेटा सभी बच्चों का? कोई डाउट किसी को? क्लियर है सबको? बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे एक क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻10 बैकुरल भी लिखा जा सकता है। अगर कहीं पर आपको बैकुरल लिखा मिल जाए तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। या रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का एक मात्रक रदरफोर्ड भी होता है। क्या होता है? रदरफोर्ड। एक रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 विघटन प्रति सेकंड। एक रदरफोर्ड की वैल्यू 10⁻6 विघटन पर सेकंड भी होती है। तो इसका मात्रक क्यूरी भी लिख सकते हैं, बैकुरल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रदरफोर्ड में भी लिख सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग जानेंगे माध्य का, या हम लोग इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ का औसत आयुकाल, राइट। रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु क्या होती है या औसत आयु क्या होती है? तो अब बेटा हम लोग जानेंगे माध्य आयु, या इसी को हम लोग कहते हैं औसत आयु।
किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु या माध्य आयु क्या होती है, इसे हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु उसके क्षय नियतांक के व्युत्क्रमानुपात के बराबर होती है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु या माध्य आयु उसके क्षय नियतांक के, दैट इज लैम्डा के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। यानी बेटा टाउ बराबर होता है 1/लैम्डा, राइट। और टाउ कहलाता है माध्यकाल या औसत आयु काल और लैम्डा कहलाता है क्षय नियतांक। क्या कहलाता है? क्षय नियतांक। या टाउ बराबर 1/लैम्डा का मान 0.6931 अपॉन टी हाफ। टी हाफ कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। चलिए, या टाउ इज इक्वल टू, अगर 1 को हम 0.6931 से डिवाइड करें, 1 को 0.6931 से डिवाइड करें तो टाउ बराबर 1.443 इंटू टी हाफ। यानी जो माध्यकाल होता है या औसत आयु काल होता है वो अर्ध आयु काल का 1.44 गुना होता है। कितना होता है? 1.44 गुना होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है सभी बच्चों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सारे बच्चे इसी प्रकार से कंटिन्यू हमारे ऑनलाइन वीडियोस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।